अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ फॉरमैन कॉलेज। एमसीक्यूज ऑफ फॉरमैन कॉलेज नाज़िमाबाद सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी। ठीक है, इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि 3 जर्मिनल लेयर्स जो बनती है यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो कौन से स्टेज में बनती हैं। तो ये जो जर्म लेयर बनती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, वो बनती हैं गैस्ट्रुला जब बनता है ब्लास्टुला के बाद, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज फाउंड अराउंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आर कॉल्ड। वो नेटवर्क कैपिलरीज जो कि पाई जाती हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अराउंड ने हम क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं अराउंड लूप ऑफ हैंडली, उन्हें हम क्या कहते थे, वाज़ा रेक्टा, और इन्हें हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि जो उसके दरमियान मौजूद है हमारी ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनी हुई है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऑल ऑफ देम आर नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सब जरूरी है, किसके अलावा। सबसे पहले तो गैमीटोजेनेसिस होना होता है, यानी कि गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं। फिर मेटिंग का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है, आपस में मेल और फीमेल गैमीट्स कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये तीनों जो है सेक्सुअल के लिए जरूरी है। बाकी बडिंग जो है इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्मूथ मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, 43 पेज नंबर पे लिखा हुआ आपके पास कि स्मूथ मसल्स जो होते हैं आपके होलो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। सही है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि Which one of the following is locomotory organ of class Mastigophora? क्लास Mastigophora का लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है फ्लैजुला होता है, आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है वो है The techniques through which genetic abnormalities in fetus are detected. fetus में जो genetic abnormalities detect करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। पहला हमारे पास है एमनियोसेंटेसिस, जीन थेरेपी, फीटस थेरेपी एंड टिश्यू कल्चर। तो जो प्रोसेस ऐसा जिसके अंदर हमारा जो फीटस कवर हुआ होता है या बेबी कवर हुआ होता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो हम कहते हैं एमनियन, और उसके अंदर मौजूद होता है एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है शॉक वगैरह से, और मूवमेंट भी अलाउ कर रहा होता है अंदर। तो उस चीज को में से मतलब उस एमनियोटिक सैक में से हम थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड जो है मतलब इंजेक्शन के थ्रू या किसी चीज टेक्निक के थ्रू ले लेते हैं, और फिर उसके जरिए हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वो कैविटी जो ब्रेन के अंदर मौजूद होती है उन्हें क्या कहा जाता है। पेज नंबर 70 पे आपकी वाली बात लिखी हुई है कि वो कैविटी जो ब्रेन के अंदर मौजूद होती है उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। इनके अंदर मौजूद होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, द रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ वाइटल टास्क, जो बहुत जरूरी टास्क होते हैं जिंदगी के लिए, वाइटल होते हैं, अहम होते हैं, उन यानी कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन सबको मेंटेन किए बगैर तो जिंदा रहने मुमकिन ही नहीं है। तो ये पेज नंबर 72 पे एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि जो इस तरह के वाइटल टास्क होते हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने प्रेजेंट की थी, तो ये लेमार्क ने की थी। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि जितने भी थ्योरीज पेश की थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर, या जैसे लॉस थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल ने दी थी, इनहेरिटेंस, उसके बाद सेग्रीगेशन वाली थी, और इस तरह की और बहुत सारी थी जो कि वीजमैन ने प्रोड्यूस की थी एक। तो इस तरह की सारी जो थ्योरीज है ना, तो ये आपने इनके साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि पिछली दफा भी अभी मैंने आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करवाया था डीजे कॉलेज का सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का, उसमें भी वीजमैन के बारे में पूछा गया था। तो ये आपसे पूछा जाता है अक्सर ही, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की थी बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी लिखी हुई है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है क्या करवा रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करा रहा होता है। तो इससे भी आपको पता चल गया कि आपने ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कौन से हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन ये करवा रहा है कौन सा हार्मोन, स्पर्म की प्रोडक्शन यानी गैमीटोजेनेसिस करा रहा है, टेस्टोस्टेरोन करवा रहा होता है, और एक होता है अपना एक टेस्टोस्टेरोन होता है, मेलानिन होता है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करवा रहा होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन प्रोडक्शन करवा रहा होता है।
तो ये सारे आपने याद रखना है कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, ऐसा एक एज आती है फीमेल में 45 के अबव आ जाती है जिसके अंदर हमारी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है और उस फेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज जो होती है oogenesis में, यानी जो फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन हो रही होती है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज बन रही होती हैं वो कितनी बन रही होती हैं। तो मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देती हूँ, वैसे तो नॉर्मली बता दूं आंसर तो वो 3 बन रही होती हैं, लेकिन पोलर तो ये आपके पास मैं आपको डायग्राम में दिखाती चलूं। ये रही oogenesis का प्रोसेस। इसके अंदर प्राइमरी oocyte बना पहले, फिर प्राइमरी oocyte की मैच्योरेशन हुई तो एक सेकेंडरी oocyte बना। पहली मियोटिक डिवीजन जब हुई तो एक सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी, और फिर जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी तो इस सेकेंडरी oocyte से एक मेच्योर ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी। जबकि जो पोलर बॉडी बनी थी पहली वाली वो डिवाइड होकर मजीद 2 पोलर बॉडीज बनाएगी। तो टोटल पोलर बॉडीज जो oogenesis में बनी है वो हमारे पास है पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडीज। तो इसमें हमने ये पता चला कि हमारे पास टोटल पोलर बॉडीज जो बनी हैं वो है हमारे पास 3। तो वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से एक्सॉन मौजूद होते हैं? वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर से 2 रूट्स निकल रही होती हैं, एक वेंट्रल रूट होती है, एक स्पाइनल रूट होती है, ठीक है। तो जो वेंट्रल होती है यानी एंटीरियर होती है ना, वहां मोटर मौजूद होता है, मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, यानी कि रिस्पॉन्स को एक तरह से लेके जा रहे होते हैं इन सिंपल वर्ड्स। द सेल ऑफ पेंक्रियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वो सेल्स, अब पेंक्रियाज के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करा रहे हैं। आपने याद रखना है कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मौजूद होते हैं जिनके अंदर अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स मौजूद होते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन करवाते हैं किसकी, ग्लूकागॉन की, और जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं इंसुलिन। ये आपने दोनों याद रखने हैं, कोई सा भी पूछा जा सकता है। करेक्ट ऑर्डर जो है इसमें से बताना है। पेज नंबर 131 पे आपके जो स्टेजेस दिए गए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले क्लीवेज होती है, फिर बार बार डिवीजन और डिवीजन से एक कॉम्पैक्ट बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जो मलबेरी से मतलब रिजेंबल कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं मॉरुला। और उसके बाद उसके अंदर कैविटी अपेयर होती है, वो 2 लेयर्स में डिवाइड होती है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, और ये सब अगेन होता है तो ब्लास्टूला बनता है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो हो गई वो ये हो गई। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है वो इंट्रॉन कहलाता है, कोडिंग सीक्वेंस जो होता है वो एक्सॉन कहलाता है। आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन सर्व एज आरडीएनए। तो इसमें मैं आपको बताती चलूं कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होती है ना उसके अंदर आपके पेज नंबर तो मैंने नोट नहीं किया है, मैं बुक में से आपको देख के बताती हूँ, एक सेकेंड। देख सकते हैं आपके मैंने पेज नंबर जो है वो खोल लिया है। पेज नंबर 207 पे आपके पास ये वाली बात लिखी हुई है कि जो पॉपुलर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यूज होते हैं इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हमारे पास आ जाता है प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज दोनों। और आपको ऑप्शन में जो है वो दोनों ही दे दिए गए हैं, प्लाज्मिड भी दे दिया गया है और बैक्टीरियोफेज भी दे दिया गया है। तो उससे आपको ये होगा कि आपने करना क्या है कि दोनों ही ठीक आंसर है तो क्या लगा है। नॉर्मली तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी जब हमने बहुत ज्यादा मैंने इस पर सर्च किया और अपनी बुक्स वगैरह में देखा तो जो ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जा रहा होता है वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड ज्यादातर यूज किया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व, यानी नॉर्मल कंडीशन पूछी गई है। तो नॉर्मली तो दोनों यूज किए जाते हैं, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया कि ये भी यूज किया जाता है और ये भी यूज किया जाता है फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें क्या चीज बताई जाती है। यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें एक जीन पे डिपेंड करते हैं। एक जीन जो है उस ट्रेट या उस डिजीज को मैनिफेस्ट करवा रही होती है, और जब बहुत सारी जीन मिलके एक से ज्यादा उस ट्रेट या उस डिजीज को शो करवा रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताना है। 277 पे आपके पास मौजूद है कि जो रिसोर्स दोबारा रीयूज ना की जा सकती हो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल या दोबारा यूज ना करने वाली फोर्स। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कोल और इस तरह के और एग्जाम्पल्स जो आपके पेज नंबर 270
77 पे मौजूद है। वो गैस जो ग्लोबल वार्मिंग कराती है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एमसीक्यूज को अच्छे से याद रखना है, मैंने काफी पेपर्स में से रिपीट होते हुए देखा है। तो ये हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो गैस जो एसिड ड्रेन कराती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम के, वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। आई गेस ये गैस पेपर में भी बताया गया है, गैस पेपर में भी आई गेस आया था ये, और भी और बहुत सारे पेपर्स में आया, तो ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि एग ऑफ चिक इज लेड एट दिस स्टेज। तो वो स्टेज जिसमें हमारे पास एक कैविटी अपेयर हो चुकी होती है, जिसे हम ब्लास्टोसील या फिर सेगमेंटेड कैविटी कहते हैं, और एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में भी डिवाइड हो जाती है। और उसके बाद जो है ये वाला स्टेज कहलाता है ब्लास्टूला, और इस स्टेज पे जो है एग ले कर दिया जाता है, ठीक है, एग ऑफ चिक जो होता है। तो ये हमारे पास आंसर होगा ब्लास्टूला। यहाँ पे जो है हमारे फॉर मेन कॉलेज सेकेंड ईयर जूलॉजी के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कल का पेपर है, उसके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। और बाकी ये है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है उसको अच्छे से याद रखना है, मजीद टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पेपर देके आना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और इंशाल्लाह यू विल एस इट। थैंक यू।